नमस्कार, मैं सुगंधा शर्मा, फिजिक्स लेक्चरर ANGIC चकिया चंदौली। आज का आपका ये टॉपिक टेलीस्कोप या दूरदर्शी पर आधारित है। इसके पहले टॉपिक में आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया गया था, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप तथा उनके मैग्नीफिकेशंस के फॉर्मूले आपको बताए गए थे। आज का ये टॉपिक आपका टेलीस्कोप पर आधारित है। तो टेलीस्कोप जो है वह सूक्ष्मदर्शी के विपरीत बहुत दूर की वस्तुओं जैसे कि गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट्स या फिर कोई बहुत दूरी पर पेड़ हो तो उसे हम देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। इसमें जो है आपके दो उत्तल लेंस होते हैं, जिसका फिगर अभी आपको दिखाया जाएगा। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं जो कि कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और वे कोएक्सियली प्लेस्ड होते हैं, दोनों कन्वर्जिंग लेंस। और जिसमें कि जो अभिदृश्यक लेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, वह उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं या अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जिसका कि अपर्चर भी लार्ज होता है, द्वारक और फोकस दूरी भी उसकी बड़ी होती है। इसके विपरीत आईपीस या नेत्रिका का अपर्चर स्मॉल होता है और फोकस दूरी भी छोटी होती है। और जब हम टेलीस्कोप को जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु की तरफ जब हम टेलीस्कोप को घुमाते हैं तो हमें जो है, आप फिगर देखिए पहले, ये आपका अभिदृश्यक लेंस है, ये आपका आईपीस है जो कि ऑब्जेक्ट के पास रहता है। ये आपका कहीं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूर है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आईपीस है जो कि आँख के पास है। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स PQ से लाइट आ रही है, पैराक्सियल रेज है और ये जो है, ये क्योंकि ये अनंत से आ रही हैं इसलिए ये इनका जो है वो रियल इमेज बनेगा, P डैश Q डैश। इनका जो है ये रियल इमेज बनेगा P डैश Q डैश। और ये जो है इमेज जो है P डैश Q डैश, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब हमें फाइनल इमेज आईपीस से हमको P डैश Q डैश की फाइनल इमेज P डबल डैश Q डबल डैश पर प्राप्त होगी, जो कि हम आँख के द्वारा देखते हैं। तो ये था आपका टेलीस्कोप का बेसिक स्ट्रक्चर। और ये हम देखते हैं यहाँ पे कि ये इन्वर्टेड इमेज हमें प्राप्त होता है। और इसमें P डैश Q डैश की पोजीशन की दो स्थितियाँ होती हैं। कब? जबकि ये P डैश Q डैश इस आई पीस के फोकल प्लेन पर हो, तब उस वक्त जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा। तो ये होता है श्रांत अवस्था। अश्रांत अवस्था के केस में जो आपका श्रांत अवस्था के केस में जो आपका आँख होता है वो लीस्ट स्ट्रेन्ड होता है, यानी कि फुल्ली रिलैक्स्ड होता है।
और श्रांत अवस्था में जो आपका इमेज, फाइनल इमेज जो बनता है वह इन्फिनिटी पर बनता है। तो जो पी डैश क्यू डैश है वह आई पीस के फोकल प्लेन पर है और उसका जो है इमेज हमें फाइनल इन्फिनिटी पर बन रहा है। अब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। तो श्रांत अवस्था, जबकि यह अवस्था जबकि पहला प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश प्रतिबिंब जो कि पहले फोकस तल पर स्थित है का अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका द्वारा अनंत पर बनता है। आपको बता दिया गया था कि ये जो पी डैश क्यू डैश है वो आई पीस के फोकल प्लेन पर उसका इमेज बन रहा है, पी डैश क्यू डैश का आई पीस के फोकल प्लेन पर। तो अब मैग्नीफाइंग पावर हम निकालते हैं इसके लिए। तो हम जानते हैं कि एफओ और एफई क्रमशः अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां हैं और जो बिंब है पी क्यू वह अभिदृश्यक से, चूँकि जो बिंब है वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हम यहाँ पर हम विजुअल एंगल निकालेंगे बिंब के लिए। तो हम बिंब, चूँकि पी क्यू जो है वह अभिदृश्यक से अल्फ़ा कोण अंतरित कर रहा है, आप फिगर में देख सकते हैं ये आपका अल्फ़ा कोण अंतरित कर रहा है। तो अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा डैश हमने रखा, दोनों का दोनों एंगल क्योंकि सेम है। और tan अल्फ़ा हमने निकाला तो पी डैश क्यू डैश, पी डैश ये आपका ये भी ये अल्फ़ा डैश एंगल है, ये आपका अल्फ़ा डैश एंगल है। और पी डैश क्यू डैश अल्फ़ा डैश एंगल इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि पी डैश क्यू डैश अपॉन एफ ओ। एफ ओ क्या है, ये है एफ ओ, यहाँ से लेकर के ये आपका एफ ओ है और एफ ओ है अभिदृश्यक का फोकस दूरी। अब इसी तरह से हम बीटा भी निकालेंगे। तो बीटा इक्वल टू हम tan बीटा रख सकते हैं। tan बीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पी डैश बीटा इक्वल टू हम क्या रखेंगे, पी डैश क्यू डैश अपॉन ई पी डैश। ई पी डैश ये आपका ई था, ये आपका पी डैश है। अब बीटा बाई अल्फ़ा, अब हम इधर फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। तो बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू हमें प्राप्त होता है एफ ओ अपॉन ई पी डैश, जहाँ ई पी डैश आपका एफ ई के बराबर है। तो एफ ओ अपॉन एफ ई हम लिख लिए। अब हम देखते हैं कि जब हम ये मॉड हटाते हैं तो हम बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई प्राप्त करते हैं। अब ये देखते हैं, क्योंकि यह जो अल्फ़ा और बीटा कोण है क्रमशः अक्ष के विपरीत दिशा में क्रमशः बन रहे हैं, अतः हमको चिन्ह विपरीत रखना पड़ेगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि निगेटिव एंगल वह एंगल होता है जो कि क्लॉकवाइज कोण अंतरित करता है, वह एंगल हम निगेटिव एंगल के रूप में लिखते हैं, तथा जो कोण एंटी क्लॉकवाइज अंतरित होता है उसे हम पॉजिटिव एंगल का कोण लिखते हैं। इस प्रकार से बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू हमें नेगेटिव प्राप्त होगा और हम उसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें एम इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई हमें प्राप्त होगा। अब हम फिगर देखते हैं। फिगर, अब ये जो आपका पी डैश क्यू डैश है, पी डैश क्यू डैश जो आपका इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, ये अब आई पीस की जो फोकस दूरी है, मान लेते हैं कि आई पीस की फोकस दूरी कुछ यहाँ पर है, फोकस दूरी और लेंस के बीच में इसका इमेज बन रहा है पी डैश क्यू डैश का। तो अब हम जानते हैं कि अगर फोकस से पहले ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज लार्ज बनता है, आवर्धित बनता है, बड़ा और
सीधा बनता है। तो अब हम यहाँ पर ये आपका फाइनल इमेज पी डैश क्यू डैश बना, जो कि 25 सेंटीमीटर पे है। आई से इसकी दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर अब रखेंगे u इक्वल टू माइनस ई पी डैश, यह आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और v जो कि आपका फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है, v इक्वल टू माइनस डी हमने रखा। तो ये हमने रखा यहाँ पर u इक्वल टू माइनस ई पी डैश और v इक्वल टू माइनस डी। इस फॉर्मूला में हमने रखा। लेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हम जो है अब 1/EP डैश की वैल्यू हम निकालते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, FE प्लस डी अपॉन FED। तो अब हम हाँ, तो अब हम जो है वो बीटा बाई अल्फ़ा, यहाँ से आप देखते हैं, अब आप हाँ बीटा बाई अल्फ़ा हमने क्या निकाला था, FO अपॉन EP डैश। तो अब हम इसमें 1/EP डैश की वैल्यू पुट करेंगे। तो बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू FO इंटू FE प्लस डी अपॉन FED हमें प्राप्त होता है। तो अब हम मॉड हटाएंगे तो बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा बाई अल्फ़ा। तो इसमें हम माइनस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हमें ये मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला प्राप्त हुआ। कब, जबकि आपका अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है। ये सारे के सारे फार्मूलेज आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन सारे फार्मूलेज में हमने ये देखा कि जो आपका अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तब आपका मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा। और आई पीस का फोकल लेंथ जो है वो कम होना चाहिए, तब आपका मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होगा। अब देखते हैं हम दूरदर्शक की लंबाई। ये बहुत बार पूछता है कि दूरदर्शक की लंबाई ज्ञात करें, जबकि जो है वो श्रांत अवस्था में हो और या फिर अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो। तो सबसे पहला हम निकालते हैं दूरदर्शक की लंबाई, जबकि आपका अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बन रहा हो। तो दूरदर्शक की लंबाई एक्चुअली जो है द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस होता है। तो अब हम देखते हैं कि आपका फाइनल इमेज जो है वो अनंत पर बन रहा है। तो हम फिगर पे फिर चलते हैं। तो फिगर में आप देखते हैं कि आपका अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बन रहा है, अर्थात यह जो पी डैश क्यू डैश है यह इसके फोकल लेंथ पर होगा, यानी कि ये जो है आपका FO होगा। और ये क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, अर्थात यह जो आपका है पी डैश क्यू डैश से आई पीस की दूरी वह आपका आई पीस के फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो अब हम देखें कि जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की जब कंडीशन है, तब जो आपका दूरदर्शक की लंबाई है, जो कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस है, वह कितने के बराबर है, FO प्लस FE के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, FO प्लस FE व्हेन नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। अब जबकि जो एडजस्टमेंट है वो नियर पॉइंट विज़न पर है, मतलब कि जो आपका अंतिम प्रतिबिंब है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपका फिर से फिगर में हम चलते हैं। हाँ,
तो ये जो आपका पी डैश क्यू डैश था, क्योंकि लाइट रेज अनंत से आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि यह इसके फोकस पर होंगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो आपकी एफ ओ ही रहेगी, लेकिन ई पी डैश की लंबाई चेंज हो जाएगी, जो कि आपको अभी अभी निकाला गया था, ई पी डैश इक्वल टू एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, जबकि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो। ये देखिए आपका 1 ई पी डैश निकाला गया था, उसको आप ई पी डैश बना लीजिए। तो ये आपका था लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, जबकि आपका अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बन रहा हो। तो ये हो गया आपका। तो ये जो आपका दूरदर्शक जो आप पढ़ रहे थे वह एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या खगोलीय दूरदर्शक था, या फिर इसको हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लेंसेज का यूज़ हम करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो खगोलीय दूरदर्शक होते हैं इनकी प्रकाश संग्रहण क्षमता और तथा इसकी विभेदन क्षमता, जो प्रकाश संग्रहण क्षमता है वह दूरदर्शक के अभिदृश्यक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अर्थात जितना ज़्यादा आपका अभिदृश्यक होगा, जितना ज़्यादा बड़ा आपका अभिदृश्यक होगा, उतना ही अच्छा उसका रिजॉल्विंग पावर होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव हमने बड़ा लिया था। तो जब हमने बड़ा लिया था तो धुंधले पिंडों का भी ये प्रेक्षण कर सकता है। और विभेदन क्षमता अथवा एक ही दिशा में दो अत्यधिक निकट वस्तुओं को सुस्पष्ट भिन्न प्रेक्षित करने की योग्यता भी अभिदृश्यक के व्यास पर ही निर्भर करती है। यानी कि विभेदन क्षमता का अर्थ यह है कि जब दो अत्यधिक निकट वस्तुएं हैं तो उनको भिन्न भिन्न देख पाना, क्योंकि वह वस्तुएं बहुत दूर हैं तो हमको चूँकि आँख से उनको बहुत अच्छे से स्पष्ट देख पाए, यह भी किस पर डिपेंड करता है, अभिदृश्यक के व्यास पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें दूरदर्शक में यह बहुत ज़रूरी है कि हमें अभिदृश्यक का व्यास अधिकतम लें। और अभी अभी आपने खगोलीय दूरदर्शक में देखा कि आपके अभिदृश्यक का व्यास अधिकतम था। अब इसमें क्या क्या कमियां होती हैं खगोलीय दूरदर्शक की, तो इसको आप आगे पढ़ेंगे। जो आजकल जो आपके कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आपका दूरदर्शक है यर्केज वेधशाला में, उसके जो अभिदृश्यक लेंस है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। उसका व्यास क्रमशः 40 इंच या 1 मीटर लगभग है। और इतना बड़ा लेंस आप समझ सकते हैं, 1 मीटर का लेंस कितना बड़ा हो सकता है और उसके लेंसेस कितने भारी हो सकते हैं। तो और लेंसेस को आपको इन्हें बनाना, इनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत टफ होता है। और इनके जो, क्योंकि लेंस है ये, तो लेंस से जो रेज आएगी तो हमको इनको किनारे पे टिकाना पड़ेगा, किनारे पर हमको टिकाना पड़ेगा। तो ये इतने बड़े लेंस को किनारों पर टिकाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको मैकेनिकली हेल्ड करना बहुत टफ है। और अब क्योंकि जो आपने अभी तक जो लेंसेस पढ़े थे उसमें जो है आपके लेंसेस थिन थे, और जो भी रेज आती थी वो आपकी पैराक्सियल रेज होती थी। पैराक्सियल रेज मीन्स ऐसी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं। लेकिन अब क्योंकि आपके पास अब हम टेलीस्कोप में जा रहे हैं, तो टेलीस्कोप में आपके लेंस जो आपको बताया गया लगभग 1 मीटर का, यानी कि वो बहुत बड़ा है। तो इस तरह के लेंसेज में जो है बहुत सारे विपथन भी आते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ण विपथन आ सकता है। और स्फेरिकल वर्ण विपथन इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिक एबिरेशन। तो लेंसेज में क्रोमेटिक एबिरेशंस भी आ जाते हैं, और इस वजह से हम लेंस का यूज़ करना
जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक हम लेंसेज से ऐसे प्रकार के रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से हम बहुत अच्छे से बहुत दूरी तक का वस्तु नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनमें वर्ण विपथन आ जाता है और इस वजह से जो आपके जो इमेजेस बनते हैं उसमें जो है वो विरूपण आ जाता है, मतलब बहुत अच्छे से हमको डिस्टिंक्ट विज़न नहीं दिखता है। अब वर्ण विपथन क्या होता है, तो वर्ण विपथन आप पहले समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि वर्ण विपथन क्या होता है। ये आपका यरकेज वेधशाला है जहाँ पर कि आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप लगाया गया है। हाँ, तो सबसे पहले आप क्रोमेटिक एबरेशन के बारे में जानते हैं। तो ये आपका लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो जो ये वाइट लाइट होती है, क्योंकि लेंसेस बहुत बड़े हैं, इस वजह से क्या होता है कि ये अपने रंगों में विभक्त हो जाती है। तो जो वायलेट रेज है वो पहले ही जो है वो कन्वर्ज हो जाएगी, इसका फोकल लेंथ दूसरा हो जाएगा, और जो आपकी रेड लाइट होती है वो थोड़ा दूर जा कर के कन्वर्ज होती है, यानी कि एफ आर हो जाता है। तो अब ये देखिए आप, इसी लाइट के लिए अभी तक हमने पहले पढ़ा था कि सारी लाइट जो है वो एक ही पॉइंट पर फोकस होती है, लेकिन हम क्योंकि लेंस बहुत बड़ा यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब लेंस के जो फोकल पॉइंट्स है वो एफ ई व एफ आर के बीच में भी जो इंटरमीडिएट लाइट्स होंगी वो वहाँ पर फोकस होंगी। तो इस वजह से आपका जो है इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट विज़न नहीं बन पाता है। अब इसी तरह से आप अवतल लेंस के लिए भी देख लीजिए। ये आपका अवतल लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका लाइट रेज गई और रेड रेज जो है वो कहीं दूर से आती हुई मिलेंगी। ये आपका एफ आर है, और ये आपका रेड है, और ये आपका वायलेट है, ये वाली रेड है। जैसे ये कि आपका ये वायलेट है, ये आपका वायलेट है। तो वायलेट जो है वो ये पे कहीं होगा। ये आपका वायलेट है। तो उत्तल लेंस में आप देखते हैं कि जो आपका एफ आर था वो बड़ा था, और आप देखते हैं कि अवतल लेंस में एफ आर जो है आपका मोर निगेटिव है। तो इस प्रकार से हमने दोनों के कॉम्बिनेशन से अवतल लेंस और उत्तल लेंस में आपने देखा कि आपका एफ आर जो था वो पॉजिटिव था, मोर पॉजिटिव, और अवतल लेंस में आपने देखा कि जो आपका एफ आर था वो मोर निगेटिव था। तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ऐसा एक्रोमेटिक लेंस बनाते हैं। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है वो जिससे कि हम क्रोमेटिक एबरेशन को ख़त्म कर सकें। तो
इस प्रकार से हम जो आपके विभिन्न विभिन्न लाइट जो थी वो अलग अलग पॉइंट्स पर जो फोकस हो रही थी वो एक पॉइंट पर फोकस हो। तो लेंसेज में ये बहुत बड़ा जो है वो एक एबिरेशन होता है, क्रोमेटिक एबिरेशन हम इसे बोल सकते हैं। और तो क्रोमेटिक एबिरेशन को हमको ख़त्म करना है तो हमें लेंसेज का यूज़ ना करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो अब जो आपके रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप थे उनकी जगह जो लेंस उसमें यूज़ होते थे ऑब्जेक्टिव के लिए, अब हम क्या यूज़ करते हैं, जो कि आपके नए मॉडल्स है टेलीस्कोप के, उसमें हम यूज़ करते हैं अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे दूरदर्शकों में जिसमें कि अभिदृश्यक दर्पण होता है। अभिदृश्यक क्या होता है, इसमें दर्पण होता है और इसे हम परावर्ती दूरदर्शक कहते हैं या फिर दूरबीन भी कहते हैं। और सबसे पहला इसमें क्या होता है कि दर्पण में कोई वर्ण विपथन नहीं होता है, क्योंकि दर्पण में आप देख लिए हैं कि लेंस में आपका रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए आपका वर्ण विपथन होता है। लेकिन दर्पण में तो आपके कोई रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन होता ही नहीं है, यानी कि जो आपका दर्पण में आपका क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं होगा, कोई वर्ण विपथन नहीं होगा। तो इस वजह से हम जो आपके मॉडर्न डेज के जो टेलीस्कोप है उसमें हम अभिदृश्यक लेंस की बजाय अभिदृश्यक दर्पण का यूज़ करते हैं। लेकिन अभिदृश्यक दर्पण में एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है स्फेरिकल एबिरेशन। स्फेरिकल एबिरेशन की एक उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। स्फेरिकल एबिरेशन क्या होता है, अब इसको भी आप समझ लीजिए कि स्फेरिकल एबिरेशन क्या होता है। तो स्फेरिकल एबिरेशन में जो आपका मिरर होता है, वो मिरर जो है वो आपका स्फेरिकल टाइप में होता है। तो जब मिरर आपका स्फेरिकल टाइप में होगा तो जो लाइट्स है वह, ये आपका मिरर है स्फेरिकल, तो जो पैराक्सियल रेज होंगी उनका फोकल पॉइंट कुछ यहाँ होगा, और जो मार्जिनल रेज होंगी उनका फोकल पॉइंट कुछ यहाँ होगा। तो अब क्या हुआ स्फेरिकल एबिरेशन में, आपको दो फोकल पॉइंट्स मिल गए। तो अब क्योंकि दो फोकल पॉइंट्स मिल गए हैं तो जाहिर सी बात है कि सारी की सारी लाइट्स जो है वो एक पॉइंट पर फोकस नहीं हो रही है, यानी कि हमको फाइनल इमेज जो बन रहा है वो थोड़ा सा ब्लर्ड बन रहा है। तो जो आपका जो फाइनल इमेज है वो थोड़ा सा ब्लर्ड बन रहा है। तो 3 डायमेंशनल जो इमेज बनेगा वो ब्लर्ड फॉर्म होगा स्फेरिकल एबिरेशन की वजह से। तो अब हम स्फेरिकल एबिरेशन को कैसे दूर करते हैं, तो स्फेरिकल एबिरेशन को दूर करने के लिए हम तो स्फेरिकल एबिरेशन को दूर करने के लिए हम स्फेरिकल मिरर की बजाय हम पैराबोलिक मिरर का यूज़ करते हैं। तो अगर हम पैराबोलिक मिरर का यूज़ करेंगे तो सारी की सारी लाइट्स जो है वो एक पॉइंट्स पर फोकस होंगी। तो एक पॉइंट्स पर फोकस होगी। तो अब हम जो है इस वजह से हम जो आपका जो ब्लर्ड इमेज फॉर्म हो रहा था स्फेरिकल एबिरेशन की वजह से, वो हम पैराबोलिक मिरर का यूज़ करके वो हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वजह से आपका जो आपके ऑटोमोबाइल्स में जो आपके हेडलाइट होते हैं वो उसमें जो रिफ्लेक्टर लगा होता है वो पैराबोलिक होता है, जिसमें कि आपका बल्ब जो होता है उसके फोकस पर होता है।
इस वजह से आपका लाइट बीम होता है वो फोकस पर से लाइट जो है वो फोकस, यहाँ पे लाइट होती है और यहाँ से लाइट जो है वो इस पे से रिफ्लेक्ट हो करके, इस दर्पण से रिफ्लेक्ट हो करके, जो कि पैराबोलिक होता है, बहुत दूर तक पैरेलल जाती है। तो अब हम पैराबोलिक मिरर का यूज़ करके हम स्फेरिकल एबरेशन भी ख़त्म कर लेते हैं। तो आपका ये दूसरा था पर्यावलन परावर्ती पृष्ठ का चयन करिए तो गोलीय विपथन का दोष भी समाप्त हो जाता है। और तीसरा इसका क्या एडवांटेज है आधुनिक दूरदर्शक में, जबकि हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, तो उसमें ये होता है कि दर्पण, आप जानते हैं कि दर्पण कुछ ऐसा होता है, तो इसमें एक ही सतह का हमको यूज़ करना होता है। एक सतह तो आपकी पॉलिश होती है, तो हम पूरा सपोर्ट लगा करके हम उस दर्पण को हम माउंट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि आपका जो लेंस था, जिसको हमको केवल रिम पर हमको उसको सेट करना था, ये रिम था, केवल इसी पर हमको सेट करना था। तो हमको लेंसेज भी भारी भी होते हैं दर्पण की अपेक्षा, तो जो लेंस था उसमें जो है इरर आ सकता था। इस वजह से हम दर्पण का यूज़ ज़्यादा करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और तो इस तरह से हमको ये पता चला कि हम जो है, अगर हम अवतल दर्पण का यूज़ करें जो कि पैराबोलिक हो, तो हम दो तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, जो कि एक होता है क्रोमैटिक एबरेशन, दूसरा होता है स्फेरिकल एबरेशन। अब क्योंकि जो आपका अभिदृश्यक दर्पण है वह, अब आप यहाँ पर देखिए, जो आपका ये था, आपका ये ऑब्जेक्टिव मिरर था, अवतल दर्पण यूँ ऐसे था, ये ऐसे था, ये आपका अवतल दर्पण था। यहाँ से आपकी लाइट आ रही थी और यहाँ पर ये मिरर नहीं था, तो यहाँ पे कहीं इसका फोकल पॉइंट था, यहाँ पर ये, तो अब ये यहाँ पे हमको कहीं नेत्रिका रखना था। तो अब क्या था कि यहाँ पे नेत्रिका रखने की वजह से क्या होता था कि जो ये इनकमिंग लाइट रेज थी, वो उसका जो है रेंज, जो ज़्यादा अमाउंट में इनकमिंग रेज ऑफ लाइट आती, वो क्योंकि यहाँ पर हम नेत्रिका रख रहे थे, तो इस वजह से कुछ कम हो जाती थी। यहाँ पर जितना दूर की लाइट रेज क्या होगी, वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी, तो कुछ कम भी हो जाएगा लाइट रेज, इनकमिंग लाइट रेज। और तो इस वजह से हम तो इस वजह से हम ये देखिए आप, दूरदर्शन की नली के भीतर प्रकाश को फोकसित करता है, अर्थात नेत्रिका और प्रेक्षक को उसी स्थान पर होना चाहिए जिससे प्रकाश के मार्ग में अवरोध के कारण कुछ प्रकाश कम हो जाता था। तो ऐसा ही एक प्रयोग बनाया गया था, जो उसमें देखिए आप 200 इंच यानी कि 5 मीटर लगभग व्यास के माउंट पेलोमर दूरदर्शक कैलिफोर्निया में किया गया है। और इस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला गया हमको कि जब प्रकाश को किसी अन्य दर्पण द्वारा विक्षेपित कर दिया जाए। तो अब देखेंगे आप कैसक्रेन टेलीस्कोप, ये आपका है माउंट पेलोमर। अब जिसमें हमको आपतित प्रकाश को फोकसित करने के लिए किसी उत्तल द्वितीयक दर्पण का उपयोग किया जाए, तो यहाँ पे हम जो द्वितीयक दर्पण था उसको हम यूज़ करेंगे अब कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। और इस दूरदर्शक को आविष्कारक के नाम पर कैसक्रेन दूरदर्शक कहा गया।
और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस छोटे दूरदर्शक में बड़ी फोकस दूरी होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इस दूरदर्शक की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब दूरदर्शक की फोकस दूरी ज़्यादा होगा, उसका लाइट गैदरिंग, उसका अपर्चर ज़्यादा होगा, उसका लाइट गैदरिंग पावर जब ज़्यादा होगा, तब हमें ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज और ज़्यादा डिस्टिंक्ट इमेजेस दिखाई देंगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये कैसग्रेन दूरदर्शक में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया गया। तो आपका यहाँ पर जो लाइट रेज आ रही है, इनकमिंग लाइट रेज इन्फिनिटी से, ये सब लाइट्स इन्फिनिटी से आ रही है। तो अब ये जो है ये लाइट्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। ये आपका कनकेव पैराबोलिक मिरर है। ये आपका पहला आपका अभिदृश्यक दर्पण है। फिर उसके बाद से अब क्योंकि अगर ये दर्पण नहीं रहेगा, ये दर्पण अगर नहीं है, तो ये लाइट रेस कहीं आकर के यहाँ पर फोकसित होंगी, यहाँ पर कहीं आके फोकसित होंगी। लेकिन क्योंकि अगर हमने ये मिरर रख दिया यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, तो अब ये जो यहाँ इमेज बनता है, ये इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो हमको फाइनल इमेज यहाँ पर कहीं मिलेगी, क्योंकि यह अभिदृश्यक या फोकस दूरी को बढ़ा देता है। अतः हमें ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज, फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबिरेशन, फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एबिरेशन हमें इमेजेस प्राप्त होती हैं, जो कि हम दूरदर्शक के लिए बहुत अच्छी बात है। और लाइट गैदरिंग पावर भी ज़्यादा है, क्योंकि अभिदृश्यक लेंस आपका उसका अपर्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, अभिदृश्यक दर्पण का अपर्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए हमें ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज और ज़्यादा डिस्टिंक्ट विज़न दिखाई देंगे। और इस वजह से हम कैसग्रेन टेलीस्कोप से हम ज़्यादा डीप स्काई और प्लानिटरी व्यूइंग के लिए हम ये एक एक्सीलेंट टेलीस्कोप है। और इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो सेकेंडरी मिरर यूज करते हैं हम, इसके वजह से थोड़ा सा लॉस ऑफ लाइट हो जाता है, स्लाइट लॉस ऑफ लाइट। जो आपकी इनकमिंग रेज ऑफ लाइट है थोड़ी सी ब्लॉक्ड हो जाती हैं, तो थोड़ा ये इसका डिसएडवांटेज है। और ये आपका नेत्रिका है, इसमें क्या करते हैं कि ये आपका अवतल दर्पण था, इसके बीच में होल कर देते हैं, यहाँ पर हम नेत्रिका फिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम परावर्तित दूरदर्शक कैसग्रेन देखें। और ये आपका तमिलनाडु में है कैसग्रेन टेलीस्कोप, कावलूर तमिलनाडु। हाँ, तो भारतवर्ष में सबसे बड़ा दूरदर्शक जो है वो कावलूर तमिलनाडु में है। इसका व्यास कितना है? 2 मीटर, 2.34 मीटर है। और इसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा दूरदर्शक है। और संसार का सबसे बड़ा परावर्तित दूरदर्शक संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसका परावर्तक का व्यास जो है वो 10 मीटर है। ये आपको दूरदर्शक के बारे में बताया गया। आपको एक आपका था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दूसरा आपका था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और तीसरा था आपका कैसग्रेन टेलीस्कोप। इन तीनों के बारे में आपको बताया गया। और कभी कभी जो है वो कैसग्रेन दूरदर्शक के बारे में थोड़ी छोटी सी टिप्पणी भी आती है, तो आप इसको अच्छे से अध्ययन करें। और ताकि आपका अगर कैसग्रेन के बारे में पूछा जाता है तो आप उसके बारे में अच्छे से उसकी व्याख्या कर सकें। धन्यवाद।